Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ लेना, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। तो यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। मैप का क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, और ये अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कल ही हमने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। अब जो ये क्वेश्चन है वो आपका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ही पूछा गया है। तो ये जो इस बॉडी है इसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना ये है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है ये एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1891 में दिल्ली में एज द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। कल ही हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। नाउ अब यहां पर ये जो दोनों स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, और डी ऑप्शन ना ही पहला ना ही दूसरा, कोई सा भी सही नहीं है। तो आप लोगों को सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। आर्टिकल 1 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे चर्चा हो रही है सेंट क्वीन कैटविन के बारे में। आपको मालूम होगा ये क्वीन काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि ये जो क्वीन है इनको मार दिया गया था बहुत पहले। अब मारने के बाद जो भी इनके अवशेष है, जो भी हड्डियां हैं आप कह सकते हो, जो भी इनकी यादगार चीज है वो आपको गोवा के अंदर देखने को मिली थी। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया ने जो है कुछ अवशेष जो है, कुछ इनके जो रेलिक्स हैं वो गिफ्ट कर दिए हैं जॉर्जिया को, क्योंकि ये जो क्वीन है ये बिलोंग कर दी थी जॉर्जिया को। ओके, तो उसी वजह से आर्टिकल आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। पहली चीज जो कि आर्टिकल में आपको देखनी है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग जॉर्जिया को मैप में देखेंगे। तो यहां पर आप लोग देख पाओगे ये है इंडिया का मैप। इंडिया के कंपैरिजन में चलना है आपको अपर की साइड थोड़ा सा, यहां पर आप लोग देख पाओगे ये है जॉर्जिया। ओके, ये है एग्जैक्टली जॉर्जिया। जॉर्जिया के नीचे आपको कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जैसे अजरबैजान इधर हो गया, इसके बराबर में आपको आर्मेनिया देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको जूम वाला मैप भी दिखाता हूं, ये आप लोग देख पाओगे ये है जूम वाला मैप। जॉर्जिया की जो आसपास वाली कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ऊपर रशिया है, नीचे अजरबैजान है, इधर आर्मेनिया है, देन इधर टर्की आपको देखने को मिलेगा, इधर ब्लैक सी है। और ये सारी कंट्रीज या फिर ब्लैक सी ये सब न्यूज में रहता है हमेशा, तो अच्छे से मैप में देख लेना। चलो अब इस आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो 10 जुलाई की बात है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने हैंडओवर कर दिया, यानी कि आप कह सकते हो जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करने वाली क्वीन थी सेंट कैटविन, क्वीन कैटविन, इनके जो रिलिक्स थे उसको गिफ्ट दे दिया, एज अ गिफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया, कहाँ पर, जॉर्जिया में। ठीक है, और यहाँ पर जो एएसआई ऑफिशियल्स है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इनका जो पहला हाथ का बोन था यानी राइट आर्म था, राइट आर्म की जो हड्डी थी वो फाउंड करी गई थी कहां पर, सेंट ऑगस्टिन चर्च में साल 2005 में। ओके, नाउ जो क्वीन कैटविन थी इनको मार दिया गया था 1624 के अंदर, यानी कि 1624 में, कहां पर, शिराज में। रीजन बताया जाता है क्योंकि ये इन्होंने मुस्लिम में, इस्लाम में जो है कन्वर्शन नहीं किया अपना, उस वजह से इनको मार दिया गया था। ओके, नाउ अब आप लोग यहां पर देख पाओगे इनके जो रिलिक्स हैं, जो भी इनके अवशेष थे वो काफी समय तक लॉस्ट रहे, मिले नहीं 2005 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था, जो सेंट ऑगस्टिन चर्च था वो कोलैप्स हो चुका था 1842 में, बाद में यहाँ पर सब सारी चीजें मिली। देन उसके बाद यहाँ पर जिसका डीएनए एनालिसिस किया गया, डीएनए एनालिसिस में जो चीजें हुई वो पता लगा कि हाँ भाई बिल्कुल ये चीजें जो हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है, हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। तो 2013 में ये एनालिसिस भी देखने को मिला था। नाउ ऑफिशियल लोग ये बोलते हैं कि जो लार्ज पार्ट है रिलिक का वो आज के टाइम पर भी एएसआई के साथ आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेगा, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, और ये जल्दी ही डिस्प्ले करने वाले हैं पहली बार इन सारी चीज़ों को। पहली बार यहाँ पर दिखाया जाएगा जो भी यहाँ पर रिलिक्स हैं रिगार्डिंग दिस, ये जो क्वीन है सेंट कैटविन, ठीक है, जो कि बिलोंग करती हैं जॉर्जिया से। ठीक है, तो यहाँ पर इनके कुछ यहाँ पे पार्ट्स वगैरह डिस्प्ले करे जाएंगे, तो उसका रिगार्डिंग आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। आपने एक वर्ड बार बार न्यूज़ में देखा होगा, ये जो आर्टिकल है इसके अंदर वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
यह आपका जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज इंडियन आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कहाँ की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं ये लोग, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं। आपको ध्यान रखना है, मतलब जहाँ पर खुदाई वगैरह करी जाती है, नई नई रिसर्चेस करी जाती है, नई नई चीज़ें खोजी जाती हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी आप कह सकते हो जो नई नई चीज़ें खोजी गई। क्या काम, ये सारा काम किसने किया है? सब काम किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। एएसआई को फाउंड किया गया था 1861 में, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, और ये पहले डायरेक्टर जनरल भी बन चुके थे। सिंपल। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर चर्चा करी गई है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ग्रीन का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि हाइड्रोजन को रिन्यूएबली क्रिएट करना, ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से बनाना, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन वो कहलाएगा। अभी हो क्या रहा है, जो ये एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखो एनटीपीसी जो है ये हमेशा ही न्यूज़ में देखने को मिलता है और इसके रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन भी पूछे गए बहुत सारे एग्जाम्स में। तो एनटीपीसी क्या है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, ठीक है। एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर इसको बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये एक इंडिया का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, और एक तरीके से 1975 में इसको लाया गया। इसका मेन मकसद यही है कि जो रिलायबल पावर है उसको प्रोवाइड करवाना, ठीक है। एनर्जी को लेकर ये वर्क करता है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी को जनरेट करा जाता है। ये एक महारत्न कंपनी बन गई थी मई 2010 के अंदर, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर आपको एनटीपीसी देखने को मिलेगा। नाउ एनटीपीसी ने अपने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके द्वारा? किसके साथ में? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में, यानी जिसको हम लोग LAHDC बोलते हैं। इन्होंने और एनटीपीसी ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि यहाँ पर ये लोग देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसको इधर से उधर लिया जा सके। नाउ आपको मालूम होगा हाइड्रोजन क्या होता है, पहले आपको समझा देता हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, odorless, tasteless, non-toxic, non-metallic, high combustible diatomic gas with the molecular formula H2, ठीक है। आपको पता होगा इसको H2 बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है इसका? देखो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाईली कंबस्टेबल होता है, इसको जला दें तो फिर ये पानी में बदल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। हाइड्रोजन से काफ़ी कुछ यहाँ पर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, और आज के टाइम पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम किया जा रहा है। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी वगैरह है, इनसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्रिएट करने की चर्चा होती है। नाउ जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये लोग इस हाइड्रोजन के ऊपर वर्क करने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। छोटा सा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में भी चर्चा करी है कर्मन लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी चर्चा हुई है कर्मन लाइन के बारे में। ये कर्मन लाइन क्या होती है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये 2 बार न्यूज़ में आ चुकी है। क्योंकि अभी जो रिचर्ड ब्रांसन है उनकी वजह से न्यूज़ में आई, उसके बाद जो जेफ बेजोस हैं अमेजन के मालिक, उनकी वजह से न्यूज़ में है। जेफ बेजोस जो है 20 जुलाई को अपना जो भी यहाँ पे ब्लू ओरिजिन कंपनी है इनकी स्पेस कंपनी, उसका रॉकेट लेकर स्पेस में ट्रैवल करेंगे, और स्पेस में ट्रैवल करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कर्मन लाइन तक जाएंगे, कर्मन लाइन से वापस से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो कर्मन लाइन के ऊपर स्पेस शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर उसी को हम लोग कर्मन लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से समझेंगे हम लोग ये एग्जैक्टली कर्मन लाइन होती क्या है। ये पिक्चर देखो, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं, लाइक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एग्जोस्फेयर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर हो गया, जो भी आप कह सकते हो। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के बाद यहाँ पर क्या आती है, ये ऊपर कर्मन लाइन। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे आपको यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये वाली जो लाइन देखने को मिलती है ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर के बाद आपको ये स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर देखने को मिलता है। अब जो ये कर्मन लाइन होती है, ध्यान से सुनना, कर्मन लाइन के जो ऊपर जगह शुरू हो जाती है, कर्मन लाइन के ऊपर से क्या हो गया, ये शुरू हो गया स्पेस, यानी अंतरिक्ष शुरू हो गया है। अब यहाँ पे देखो, जो ये स्पेस टूरिज्म होता है ना, स्पेस टूरिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ से रॉकेट उड़ाया, रॉकेट उड़ाने के बाद कर्मन लाइन तक गया, और रॉकेट ऐसे गया और कर्मन लाइन से ऐसे घूमता हुआ वापस से नीचे आ गया। भाई यहाँ पे स्पेस में पहुंच गए, स्पेस में घूम के वापस से नीचे आ गए, ठीक है। तो इसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है
नाउ कर्मन लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक पैर आपका यहाँ पर है, एक पैर अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो मतलब आप स्पेस में पहुंच जाओगे, अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। तो ये कर्मन लाइन से ऊपर यहाँ पे स्पेस शुरू हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कर्मन लाइन का यही कॉन्सेप्ट है। कर्मन लाइन आपको 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलती है, मतलब कि एटमॉस्फेयर से, ये अर्थ हो गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब आप चलोगे ऊपर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक कर्मन लाइन देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो है स्पेस शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कर्मन लाइन। तो आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ के कुछ एटमॉस्फेयर लेयर्स के बारे में बात करी गई है। एटमॉस्फेयर लेयर्स हमने अभी डिस्कस करी है कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ये सब के बारे में हमने अभी चर्चा करी ली है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर चर्चा करी गई है एक वायलेंस के बारे में, एक खासकर मैसेकर के बारे में, आप कह सकते हो नरसंहार। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कास्ट वायलेंस को लेकर चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में यानी 12 जुलाई को क्या किया था, 12 जुलाई को उन्होंने एग्री किया कि ये लोग जो बिहार गवर्नमेंट का अपील है अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ पटना हाई कोर्ट, देखो यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। सेनारी मैसेकर हुआ था, सेनारी हत्याकांड हुआ था 1999 में, जहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आप कह सकते हो जो भी आप कह सकते हो कि ये गुनहगार थे, ठीक है, इनको पटना हाईकोर्ट ने क्या किया, एक्विटल साबित कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया और बरी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर निर्दोष साबित करने की वजह से यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ को हेयर करेगा। जो बिहार गवर्नमेंट की अपील थी इसके अगेंस्ट में कि ऐसे बरी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे निर्दोष नहीं किया जा सकता है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करने वाला है। तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। आने वाले टाइम पर हम लोग देख पाएंगे कैसे कैसे यहाँ पर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेनारी मैसेकर ऑफ 1999 के बारे में जान लेते हैं। मार्च 18 1999 की बात है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मार्च 18 1999 की बात है। ये सेनारी मैसेकर, ये हत्याकांड हुआ था। 34 लगभग 34 अपर कास्ट मैन थे, इनको फोर्स किया गया, इनको घर से बाहर निकाल कर सेनारी विलेज में इकट्ठा करके बाहर खड़ा करके इनकी गर्दन को काट दिया गया, इनको मार दिया गया। ऐसा यहाँ पर सेनारी मैसेकर के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, किसके द्वारा करा गया, एमसीसी के द्वारा, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने स्लॉटर कर दिया, गर्दन काट दी यहाँ पर इतने सारे लोगों की। ठीक है, लगभग 34 अपर कास्ट मैन की। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको कास्ट वायलेंस बोला जाता है, क्योंकि कास्ट के बेसिस पर यहाँ पर ये पूरी की पूरी हिंसा क्रिएट हुई है। नाउ जो ये मैसेकर है आप लोग देख पाओगे किस किस के बीच में हो गया, ये कास्ट वॉर हो गई थी, यानी कि जातिवाद को लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ी वॉर देखने को मिल गई। जो एमसीसी है यानी कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर हो गया, और जो प्राइवेट आर्मीज हो गई अपर कास्ट की, इनके बीच में। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, और भी इस टाइप के ना बहुत सारे मैसेकर देखने को मिले हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और भी मैसेकर के बारे में चर्चा ये करी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे सेनारी मैसेकर ने तो देखा कि लगभग 34 लोगों को मार दिया गया यहाँ पर। उसके बाद और भी मैसेकर हुए हैं, जैसे कि दलील चक भगोरा मैसेकर हुआ औरंगाबाद के अंदर, यहाँ पर भी लगभग 42 अपर कास्ट पीपल को मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और सबसे बड़ा मैसेकर हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोग की जान गई, वो हुआ था लक्ष्मणपुर बैथे मैसेकर ऑफ जैनाबाद। ठीक है, यहाँ पर 1997 में ऐसा मैसेकर हुआ था। यहाँ पर लगभग 58 दलित से ओबीसीज वाले थे जिनको मारा गया था, किसके द्वारा, रणबीर सेना के द्वारा। ठीक है, रणबीर सेना यहाँ पर भी आप देख पाओगे, यहाँ पे भी रणबीर सेना का रोल था। ठीक है, रणबीर सेना को भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक कांड है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। फिलहाल एक छोटा सा आपको ध्यान में रखना है, एक आइडिया रखना है, क्योंकि ये एक जो है आने वाले टाइम पे जो है आर्टिकल वापस से न्यूज़ में आ सकता है। ठीक है, उस वजह से आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रखनी है ताकि आप लोग आगे आने वाले टाइम पे कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कैबो डेलगेडो के बारे में। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो यूरोपियन यूनियन है उसने अप्रूव किया है एक मिलिट्री ट्रेनिंग को, यानी कि एक देखो मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन चलाया जाएगा कहाँ पर, मोजाम्बिक के अंदर, ताकि जो मोजाम्बिक की आर्म्ड फोर्स है उनको सपोर्ट किया जा सके। और सपोर्ट क्यों करना है, क्योंकि वो अपने सिविलियन जो पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्शन दे सके। आज के टाइम पर बहुत बवाल वहाँ पे देखने को मिलता है, उनके सिविलियन को प्रोटेक्शन मिलती नहीं है, तो उनके सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन देने के लिए उनकी आर्म फोर्स को ट्रेनिंग देने की बात करी गई है। ओके, पहली चीज़ मोजाम्बिक कहाँ पर है एग्जैक्टली मैप में, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको चलना है अफ्रीकन नेशंस में, और अफ्रीकन नेशंस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया है मोजाम्बिक। ओके, और उसके बाद मोजाम्बिक के आसपास आपके नेशंस देख पाओगे, जिम्बाब्वे हो गया, नीचे एश्वतिनी हो गया, देन ऊपर मालावी हो गया, ये सब देखने को मिल जाएंगे। इधर आपको मैडागास्कर आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मोजाम्बिक के बारे में। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने क्या क्या कर दिया है हम लोगों ने देख लिया। मोजाम्बिक के आसपास के नेशंस हम लोगों ने देख लिए हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मोजाम्बिक का मकसद ये है कि वो लोग ट्रेन करें, सपोर्ट करें अपने मिलिट्री को,
ताकि आप कह सकते हो कि मिलिट्री जो है वहाँ पर काम कर सके अच्छे से, जो भी वायलेंस हो रहा है उसको एक तरीके से ख़त्म कर सके, क्योंकि वहाँ पर आपको वायलेंस देखने को मिलेगा 2017 से जिहादिस्ट अटैक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और पिछले 3 सालों में अगर हम लोग बात करें, लगभग 2800 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई है इस वायलेंस के अंदर, ठीक है। और लगभग 9 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को फोर्स किया गया है, ठीक है। आप कह सकते हो कि उनके होम से निकाला गया है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा वायलेंस, बहुत ज़्यादा हिंसा क्रिएट हुई है, उसी की वजह से यहाँ पर अपने आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है मोजाम्बिक। नाउ मोजाम्बिक डेलगेडो क्या है? मोजाम्बिक डेलगेडो एक नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस, एक तरीके से स्टेट है मोजाम्बिक का। मोजाम्बिक हमने देख लिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, आप कह सकते हो, जो नेबरिंग कंट्री है तांजानिया, उससे। ये जो रीजन है यहाँ पर आपको जो मैकोंडे ट्राइब होती है, मैकोंडे ट्राइब पीपल होते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। मैकोंडे ट्राइब के साथ जो माकुआ मवानी एक लीडिंग एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, वो सब भी आपको इस पर्टिकुलर एरिया कैबो डेलगेडो के अंदर देखने को मिल जाती हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चर्चा करी गई है सोलर पार्क एट खवाड़ा के बारे में। तो जो एनटीपीसी क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है। एनटीपीसी सेटअप करने वाला है भारत का एक सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क। कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के अंदर यहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गुजरात के खवाड़ा वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर इसको एक तरीके से सेटअप करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करी गई है। और ये भारत का एक लार्जेस्ट सोलर पार्क होने वाला है, जिसको बनाया जाएगा लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एनटीपीसी यहाँ पर पूरी तरह से वर्क करेगा इस चीज़ को लेकर। और एनटीपीसी जो के पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाएगी जिस तरीके से अगर यहाँ पर ये पार्क को क्रिएट करेगा। उसके बाद हाल ही में एनटीपीसी ने और भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए, जैसे कि भारत का एक सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया है, ठीक है। लगभग 10 मेगावाट एसी ऑन द रिजर्वायर ऑफ, कहाँ पे बनाया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। उसी तरीके से एक और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है, कहाँ पर? तेलंगाना के अंदर। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे लगा चुका है एनटीपीसी, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल, एक आर्टिकल है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भीम यूपीआई है भूटान के अंदर, वो चालू कर दिया गया। यानी जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलकर, साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भूटान के, ठीक है, आप दोनों देख सकते हो यहाँ पर, एक तरफ है निर्मला सीतारमन, दूसरी तरफ है यहाँ पर ये भूटान के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर ल्योनपो नागमे। तो यहाँ पर इनके बीच में आपस में मीटिंग करके एक तरीके से आप कह सकते हो कि जॉइंटली लॉन्च कराया इन्होंने भीम यूपीआई को। आई होप आप लोग सब भीम यूपीआई को समझते होंगे। ये यूपीआई का आजकल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ ये जो भीम यूपीआई है इसको भूटान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं दोनों ही कंट्रीज़ को फ़ायदा ये देखने को मिलेगा। देखो ये जो लॉन्च है ना, ये कब से पहले, बहुत पहले से बात चल रही है इसके ऊपर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं 2019 में भूटान के अंदर विजिट करे थे, तब से ही काफ़ी कुछ बात चल रही है। रुपे कार्ड को लेकर तो हम लोग स्टेप उठा चुके हैं, रुपे कार्ड का एक्सेप्टेंस तो हो चुका है भूटान के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर भीम यूपीआई को भी एक्सेप्ट किया गया है, भीम यूपीआई को भी लॉन्च किया है भूटान के अंदर। इससे क्या होगा, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दोनों ही कंट्रीज़ का, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं बिजनेसमैन इंडिया से, ठीक है, उनको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा जो भी भूटान के अंदर ट्रैवल करते हैं हर साल। तो भीम यूपीआई आराम से इस्तेमाल करो। और भूटान के अंदर भी अब भीम यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ओके, आज का लास्ट आर्टिकल चर्चा करता है उर्दू के बारे में। तो ये क्या है, हम लोग बात करेंगे इसमें। जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इन्होंने रिसीव करा है बुक, ठीक है, रिसीव करिए बुक का नाम है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, ठीक है, जेम्स ऑफ डेक्कन है। इस बुक को ऑथर किया गया है किसके द्वारा? एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं श्री JS इत्तेकर, ठीक है, इनके द्वारा इसको ऑथर किया गया। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ पहले हम लोग जानते हैं जेम्स ऑफ डेक्कन क्या है। तो देखो जेम्स ऑफ डेक्कन आपको यहाँ पर प्रोज एंड पोइट्री देखने को मिलेगी। खासकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लाइफ और वर्क है 51 आउटस्टैंडिंग पोएट्स एंड राइटर्स का। जो भी डेक्कन रीजन है, डेक्कन रीजन के अंदर लगभग आपको 51 आउटस्टैंडिंग पोएट्स और राइटर्स देखने को मिलेंगे। उनका यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। नाउ ये जो बुक है ये ट्रेस करता है रिच लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशंस को, ठीक है। ये जो बुक है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो डेक्कन ट्रेडिशन है, डेक्कन वाला रीजन है, उसके ट्रेडिशन, उसका कल्चर वगैरह यहाँ पर इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। लगभग बोला गया है जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, ठीक है, उनके टाइम से लेकर जो फाउंडर ऑफ हैदराबाद है, ठीक है, आज के टाइम तक की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं डेक्कन रीजन को लेकर, उसके बारे में चर्चा करी गई है। नाउ ये जो उर्दू है, एक उर्दू के बारे में चर्चा करी गई, क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक सबसे पहली बात इस आर्टिकल में उर्दू के बारे में चर्चा करी गई है।
तो देखो उर्दू ऑफिशियल स्टेटस इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत संविधान के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और साथ ही साथ ये आप कह सकते हो कि जो 15 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे इंडियन करेंसी नोट्स पर लिखी हैं उसके अंदर से भी यहाँ पर एक में गिनी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है स्टेट्स के अंदर। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर देखी जाती है वो आपको देखने को मिलेगा। वो है कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली और वेस्ट बंगाल। उसके साथ जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। इन्होंने यहाँ पर सेटअप किया है, ये प्रमोट करेंगे प्रमोट करना, डेवलप करना और प्रोपोगेट करना उर्दू लैंग्वेज को। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज को यहाँ पर पूरी तरह से मेंटेन करता है। ठीक है, ये जो काउंसिल है ये एक तरीके से नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है। इसको स्टार्ट किया गया था दिल्ली के अंदर 1996 के अंदर। तो उर्दू लैंग्वेज को कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमोशन मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है इसके द्वारा। सिंपल। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।